शादी के बाद मेरी दीदी के ससुराल वालों ने उन्हें बांझ कहकर घर से निकाल दिया और भाभियों को मुफ्त की नौकरानी मिल गई जो उनके बच्चों तक को संभालती थी। जब मम्मी भाई से कहती दीदी को ससुराल छोड़ आओ तो भाभियाँ कहती वो लोग खुद लेने आएंगे तो भेजेंगे। एक दिन अचानक दीदी का पेट बढ़ने लगा तो वो खुशी खुशी ससुराल चली गई और ईश्वर का शुक्र अदा करने लगी, लेकिन बच्चा पैदा ना हुआ तो बहनोई दीदी को डिवोर्स देकर मायके छोड़ गया और अगले दिन दीदी की मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर मेरी आत्मा कांप गई। दीदी के साथ तो मेरी दीदी लगातार रोए जा रही थी और मेरी भाभी उन्हें तसल्ली दे रही थी। कहने लगी अंजलि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दोबारा ऐसे लोगों के घर में जाने की। अरे ये भी कोई बात है कि तुम्हें रात के 12 बजे धक्के देकर घर से निकाल दिया, ये शराफत है उन लोगों की। भला घर की इज्जत को कौन रात के अंधेरे में घर से निकाल देता है। मेरी बड़ी भाभी मेरी दीदी को गले लगाए कह रही थी और मेरा भाई आंगन में गुस्से से चक्कर काट रहा था। रात का 1 बज रहा था और हमारे घर के सब लोग जाग रहे थे। दीदी भी अभी 10 मिनट पहले ही आई थी। हम सब तो सो रहे थे। जब ज़ोर से दरवाज़ा बजा तो मेरी आँख खुली थी और मैं ही भागते हुए आंगन में आई। पूछा कि कौन है तो दीदी की आवाज़ आई। जब तक मैं दरवाज़ा खोली बड़े भाई भी बाहर आ गए थे और भाभी भी। दीदी को देखा तो हम सभी परेशान और हैरान हुए थे। वो बहुत रोए जा रही थी। मम्मी उठकर बाहर आई तो मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे उमंग ने घर से निकाल दिया है। ये सुनना था कि बड़ी भाभी ने मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगी रात के इस वक्त तुम्हें घर से निकाल दिया है, ऐसी भी क्या बात हो गई। मेरे भाई भी फ़ौरन मेरी दीदी के पास आ गए। वो रोते हुए कहने लगी कि उमंग यही कहता है कि उसे संतान चाहिए और मैं बांझ औरत हूँ। ये सुनना था कि मेरे भाई को गुस्सा आ गया। वो ज़ोर से धाड़कर कहने लगा कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को रात के 12 बजे धक्के देकर निकाला है। कोई शर्मो हया है उसके अंदर के नहीं। ऐसा भी होता है क्या। अगर ईश्वर ना करे रास्ते में तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो फिर। दीदी कहने लगी मैं बड़ी डरते डरते पैदल ही यहाँ तक पहुँची हूँ। ना मेरे पास रिक्शे का किराया था और ना ही कुछ और। मेरी मम्मी भी मेरी बहन को गले लगाए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी मेरी बहन को गले लगाए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी अपनी दीदी के पास आ गई। भाभी भाई से कहने लगी कि आप अभी जाइए और उसका गिरेबान पकड़ कर उसे मारिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को इस तरह से वापस भेजने की। भाभी की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और भाई की भी, इसलिए दूसरे भाई भी अपने कमरे से बाहर आ गए। जब उन्हें पता चला तो वो भी परेशान थे। दोनों भाई ही गुस्से में आकर मेरे बहनोई के घर जाने लगे तो मेरी दीदी कहने लगी कि भाई ये कोई वक्त नहीं है बात करने का। आप लोग सुबह चले जाइएगा लेकिन बात को संभालने की कोशिश कीजिएगा। मुझे अपना घर ख़राब नहीं करना। ये सुनना था कि बड़ी भाभी कहने लगी कि अंजलि अकल से काम लो। उन्होंने तुम्हें रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया है और तुम कह रही हो तुम्हें घर बसाना है। दफ़ा करो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से। ये बात जब मम्मी ने सुनी तो मम्मी भी कहने लगी कि ठीक है जो कुछ उन्होंने किया है बेशक वो गलत है और हम चुप करके भी नहीं बैठेंगे। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने हमारी बच्ची को रात के 12 बजे क्यों घर से निकाल दिया। लेकिन इस बात पर मैं अपनी बेटी का घर ख़राब नहीं करना चाहती। भाई कहने लगे ठीक है सुबह की सुबह देखी जाएगी। अभी आप अंजलि को अपने कमरे में लेकर जाइए। फिर मुझसे कहने लगे रानी अपनी दीदी को पानी पिलाओ, कुछ खाने को दो। देखो तो चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। ये कहकर दोनों भाई भाभी अपने कमरों में चले गए। मैंने दीदी को पानी दिया, खाने का पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बस वो रोए जा रही थी कि मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। सुबह दोनों भाई जब दीदी के ससुराल गए तो पीछे से दीदी बेहद परेशान थी। बार बार आंगन के चक्कर काट रही थी और कहने लगी कि ना जाने क्या बात होगी और क्या नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने कहा दीदी आप क्यों परेशान हो रही हो। दोनों भाई गए तो है कोई ना कोई बात करके ही आएंगे। वो कहने लगी ये दोनों ही गुस्से के तेज़ है और उमंग भी ऐसा ही है। बस मुझे ये डर है कि मेरा घर ना उजड़ जाए।
तुम तो जानती ही हो कि डिवोर्स दी हुई औरत को समाज में कोई इज्जत नहीं देता। वो कसूरवार ना भी हो तब भी बदनामी का टीका उसी के माथे लगता है। 2 घंटे बाद मेरे दोनों भाई वापस आ गए थे और बहुत गुस्से में थे। कहने लगे वो तो किसी बात पर आने को तैयार ही नहीं। कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे संतान नहीं दे सकती, इसलिए उसे अपने पास ही रखो। हम भी उसे कहकर आए हैं कि हमारी बहन की अगर दहेज की कोई चीज़ तुम लोगों ने ख़राब की तो पैसे वसूल लेंगे। बस 2 दिन में ही मैं मारुति लोड करवाता हूँ और अंजलि का सामान पहली फुर्सत में यहाँ लेकर आता हूँ। वो लोग कहीं मेरी बहन का दहेज तहस नहस ना कर दे, उसका क्या भरोसा। भाभी कहने लगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। मैं तो कहती हूँ 2 दिन का भी क्यों इंतज़ार करना, आज ही जाइए और अंजलि का सामान वापस लेकर आइए। याद है कितना कर्जा लेकर आपने सारा दहेज इकट्ठा किया था। बड़ी भाभी ने जलती आग में तेल का काम किया था। भाई तो दीदी का दहेज लाने के लिए खड़े थे। दीदी भाई के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि ऐसा मत करिए भाई, मुझे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। दीदी की मिन्नत समाजत पर भाई इस बात पर तो राज़ी हो गए थे कि चलो कुछ महीने देख लेते हैं, लेकिन तुम्हें वापस तभी भेजेंगे जब वो नाक रगड़ता हुआ उमंग हमारे घर आएगा, वरना भूल जाओ कि हम तुम्हें वापस भेजेंगे। और बड़ी दोनों भाभी भी भाई की हाँ में हाँ मिला रही थी। अगले ही दिन दीदी जब उठी तो आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात बेचारी रोती रही। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार थी कि जब बड़ी भाभी ने दीदी से कहा कि तुम कब तक यूं ही आंसू बहाती रहोगी, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी, ऐसा करो खुद को बिज़ी कर लो। उसी वक्त मेरे भतीजे और भतीजी भी उठ गए थे और स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। बड़ी भाभी कहने लगी, ज़रा उनका टिफ़िन तो तैयार कर दो। अंजलि, मैं ज़रा छोटे बेटे को यूनिफॉर्म पहना दूँ। वो नालायक तो खुद से कभी तैयार ही नहीं होता जब तक मैं उसे तैयार ना करूँ। 5 साल का हो गया है, मगर मजाल है कि खुद यूनिफॉर्म ही पहन ले। बड़ी भाभी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। दीदी सब बच्चों का टिफ़िन तैयार करने लगी। मैं अपने कॉलेज जा चुकी थी। वापस आई तो दीदी किचन में खड़ी सबके लिए खाना बना रही थी। साथ में वो रो भी रही थी। मैंने कहा, दीदी क्या हुआ, क्यों इतनी गर्मी में यहाँ खड़ी हो। कहने लगी कि बस ऐसे ही भाभी कह रही थी तुम यूं ही रोती ही रहोगी, परेशान रहोगी, खाना बना लो। लेकिन जो भी काम कर लूँ मेरे दिमाग में तो यही डर बैठा हुआ है कि उमंग मुझे डिवोर्स ही ना दे दे। मैंने कहा, परेशान मत होइए, मम्मी ने रात को भाई से बात की थी। उनसे कहा था कि मामले को सुलझाने की कोशिश करो। मेरी बात सुनकर वो कुछ निश्चित हो गई थी। मैं जब यूनिफॉर्म बदल कर आई तो दीदी के साथ किचन में बिज़ी हो गई। भाभी तो यूँ थी जैसे बिल्कुल बेफिक्र हो गई हो। अभी दोपहर का खाना खाकर मैं अपने कॉलेज का काम लेकर ही बैठी थी कि जब दीदी मेरे पास आकर बैठ गई। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे कमरे में छोटी भाभी आई। दीदी को देखकर कहने लगी, अंजलि तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी। मेरे छोटे बेटे ने तो मुझे परेशान करके रखा है, बस रोए जा रहा है। भाभी का छोटा बेटा 2 साल का था। दीदी कहने लगी कि लाइए मुझे पकड़ा दीजिए। भाभी कहने लगी, नहीं इसे तो तुम बस रहने ही दो, ये तो बस मेरे पास ही चुप होता है। तुम ऐसा करो, कपड़े धुलाई के लिए मशीन लगा लो। इतने कपड़े जमा हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर तुम्हारे भाई को काम पर रोज़ाना नया जोड़ा पहनकर जाना होता है, वो भी साफ़ सुथरा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। दोनों भाभी ने काम बांट रखे थे। एक बार छोटी भाभी कपड़े धोती तो एक बार बड़ी भाभी। खाने की रूटीन भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन मैं भी रोज़ाना रात को भाभीयों के साथ किचन में हाथ बटाती थी। लेकिन दीदी को आए हुए तो सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। एक तो अपने घर से परेशान और दुखी होकर आई थी, और दूसरा भाभी 1 मिनट भी उन्हें आराम करने नहीं दे रही थी। एक काम ख़त्म नहीं होता तो दूसरी भाभी आकर अपना काम सुना जाती। दीदी ने ठंडी सांस भरी और कपड़े धोने के लिए खड़ी हो गई। मैंने कहा, दीदी आपने मना क्यों नहीं कर दिया। वो कहने लगी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर देती हूँ, उसका बच्चा परेशान कर रहा है, मैं धो देती हूँ कपड़े। फ्री बैठकर मैं क्या करूँगी। मेरी दीदी बहुत ही सीधी सादी थी। जो भी उन्हें काम करने के लिए कहता वो चुपचाप कर देती थी।
लेकिन मेरी भाभीयों ने तो जैसे आदत ही बना लिए थे। बड़ी भाभी कहती, अंजलि तुम्हें तो बस छोटी भाभी से ही लगता प्यार है, मैं तुम्हारी कितनी फ़िक्र करती हूँ। तुम्हारे भाई को भी उस दिन मैंने तुम्हारे घर भेजा था कि जाकर उमंग से बात करके आइए, और एक तुम हो के तुम्हें बस छोटी वाली भाभी ही नज़र आती है। कितने ढेर सारे कपड़े धोए हैं तुमने, ये ना हुआ कि रात का आटा ही गूँध देती कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। अभी दीदी कपड़े धोकर बैठी ही थी कि बड़ी भाभी आ गई। मैंने कहा, भाभी अभी तो दीदी कपड़े धोकर ही बैठी है। कहने लगी, हाँ काम तो छोटी वाली का ही किया है ना, मैंने तुम लोगों को बच्चों की तरह पाला है। याद है जब मेरी शादी हुई थी तो तुम दोनों कितनी छोटी थी। अरे ये अंजलि तो 15 साल की थी। बस 8 साल हो गए मेरी शादी को, और उन 8 सालों में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोगों से कोई झगड़ा या नाराज़गी हुई हो। अंजलि दीदी कहने लगी, नहीं भाभी आप तो मिजाज की बहुत ही अच्छी हो। हालांकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि ना तो मेरी मम्मी की आदत झगड़ालू किस्म की थी और ना ही हम दोनों बहनों की। हमने कभी भाभीयों के साथ नंदों वाला व्यवहार नहीं किया, हमेशा छोटी बहनों की तरह ही उनके हर काम में हाथ बटाती रही। हम इस बात से अनजान नहीं थे कि मेरी दोनों भाभियां बड़ी ही चालाक किस्म की औरतें हैं। मेरे भाइयों को तो उन्होंने मुट्ठी में कर ही रखा है, जबकि हमसे भी वो इस तरह काम निकलवा लिया करती थी कि मैं और दीदी उन्हें मना नहीं कर सकती थी, और ना ही मेरी मम्मी उनके झांसे में आए बगैर रह सकती थी। वो ऐसी ही थी, मगर इसके बावजूद हमने अभी तक उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा था। यही कोशिश होती कि घर का सुकून बना रहे, किसी भी तरह के झगड़े ना हो। मेरी दीदी को यहाँ आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, और 1 हफ़्ते में ही वो घर के कामों में घन चक्कर बन चुकी थी। एक दिन मेरी दीदी सो रही थी, जब बड़ी भाभी सर पर दुपट्टा बांधे हुए कमरे में चली आई। सोई हुई दीदी को कंधे से हिलाकर कहने लगी कि अंजलि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से यहाँ तक चलकर आई हूँ, ऐसा लगता है जैसे चकरा कर गिर जाऊँगी। अंजलि ज़रा मुझ पर मेहरबानी कर कर आज अपने भतीजे और भतीजियों का नाश्ता तो बना कर दे दो, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। अंजलि दीदी भी आंखें मलते हुए उठ बैठी और कहने लगी कि कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कर लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। दीदी सुबह सवेरे ही हाथ मुंह धोकर किचन में घुस गई और बड़े भाई के बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। तब तक मैं भी उठ चुकी थी। जब देखा कि आज दीदी नाश्ता बनाने में बिज़ी है तो छोटी भाभी भी सारे काम छोड़कर बैठ गई। कहने लगी कि अंजलि अगर तुम नाश्ता बना ही रही हो तो मेरे बच्चों के लिए भी 1-2 पराठे बना देती तो अच्छा होता, वैसे भी ये इतना खाते ही कहाँ हैं। अंजलि दीदी खामोशी से सारे भतीजे भतीजियों के लिए नाश्ता बनाने के बाद उनके टिफ़िन तैयार करने लगी, और फिर सबको स्कूल भेजकर जैसे ही थोड़ा सांस लेने के लिए कुर्सी पर बैठी तो दोनों भाई जाकर कमरे से बाहर आ गए। कहने लगे कि हमारा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं, आज तो वैसे भी देर हो चुकी है। एक मर्तबा फिर छोटी भाभी ने दीदी की तरफ देखा और दीदी एक मर्तबा फिर भाइयों के लिए नाश्ता बनाने में बिज़ी हो गई। भाइयों के भेजने के बाद उन्होंने दोनों भाभियों की मर्ज़ी का नाश्ता बनाया और फिर अपना और मम्मी के लिए नाश्ता बनाकर थकी हारी मम्मी के पास बैठकर नाश्ता करने लगी थी। एक तो वैसे ही घर की तरफ से वो काफ़ी परेशान थी, फिर घर के काम कर कर के तो उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी थी। मेरे भी पेपर हो रहे थे, इसलिए घर के कामों में दीदी का हाथ नहीं बटा पा रही थी, जबकि दोनों भाभी तो महारानी बनकर अपने अपने कमरों में बैठी रहती। बड़ी भाभी का काम करके फ्री होती तो छोटी भाभी का काम पहले ही तैयार होता। एक दिन मेरी दीदी बहुत गर्मी में अकेले कपड़े धोने के बाद छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाने लगी तो अचानक उनका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो गिर गई। उनके सर पर चोट आई थी, खून भी बहने लगा था। क्योंकि कपड़े बड़ी भाभी के थे इसलिए छोटी भाभी ने खूब फसाद मचाया और अपनी हमदर्दी दीदी के साथ जाहिर करने लगी। कहने लगी कि बड़ी भाभी ने तो दीदी को नौकरानी ही समझ लिया है, जब देखो तब अपने सारे काम इससे ही करवाती रहती है और अपना सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। सबसे बड़ी मरीज़ तो वही है। मजाल है जो आज तक मैंने कभी इतने काम अंजलि से करवाए हैं। ये देख कर तो बड़ा भाई भी भाभी से लड़ने लगा था कि तुम अंजलि से इतने सारे काम क्यों करवाती हो।
तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि वो खुद परेशान हैं, उनका ख्याल रखो, उनके साथ मीठे बोल बोलो। मगर यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था, सब लोग आपस में लड़ने लगे थे। दीदी वहीं खून में लथपथ पड़ी थी। तब मैं बोली कि आप लोग इस मामले को बाद में डिस्कस करिएगा, अभी तो दीदी को डॉक्टर के पास लेकर जाइए, इनकी हालत तो देखिए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सुनकर वो फ़ौरन दीदी को अस्पताल ले गए। उनके सर से लगातार खून बह रहा था। मरहम पट्टी करने के बाद उनको घर लेकर आ गए। दोनों भाभी अलग मुंह बनाकर बैठी हुई थी, अपने अपने कमरों से निकल ही नहीं रही थी। इसलिए मजबूरन मुझे और मम्मी को ही दीदी का ख्याल रखना पड़ा। उन लोगों ने तो कभी झूठे मुंह आकर दीदी की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा था। दीदी को अभी ठीक हुए 2 दिन ही हुए थे कि एक मर्तबा फिर घर के कामों में लग चुकी थी, क्योंकि छोटी भाभी ने उनके कान में ये बात डाल दी थी कि जब बेटियां यूं अपने घर उजाड़कर अपने मायके आकर रहे तो उनकी इज्जत तभी होती है जब वो घर के काम काज में हाथ बटाती रहे। अगर यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहे तो कहाँ किसी की इज्जत रहती है। उल्टा घर वाले भी बोझ समझने लगते हैं। मेरी सीधी सादी दीदी ये बातें सुनकर खुद को वाकई हम पर बोझ समझने लगी थी। हर वक्त घर के किसी न किसी काम में लगी रहती और कहती, तुम लोग मुझे इस घर में रख रहे हो, खाने पीने को देते हो, मेरी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, तो इसलिए बस मैं इस घर की इंसान होते हुए काम वगैरह कर देती हूँ ताकि मेरा भी मन हल्का रहे। भाभी अपने ऊपर तो बात आने ही नहीं देती थी। यही कहती कि अंजलि खुद अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम करती है। दीदी को यहाँ आए हुए 2 महीने गुजर चुके थे जब एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उन्होंने अपने पेट में दर्द सा महसूस हुआ था और उसके बाद उनका जी मतलाने लगा। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। नॉर्मली तौर पर दवाइयाँ देकर उन्होंने अपने इस दर्द को ठीक तो कर लिया था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे तो उनका पेट फूलने लगा। साफ जाहिर था कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही दीदी ने ये देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो जाकर मम्मी के गले लग गई, कहने लगी कि देखो मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझ पर करम कर दिया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये देखकर तो मेरी मम्मी भी मेरी दीदी को दुआएं देने लगी। हम सभी खुश हो चुके थे कि दीदी प्रेग्नेंट हो चुकी है। भाभी को जब ये खबर मिली तो उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगे कि अंजलि, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सकता है कि वैसे ही मायके में रहकर खाते पीते हुए तुम्हारा बदन भरने लगा हो। मगर दीदी ने फ़ौरन नहीं में सर हिलाकर कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं वापस जाऊंगी और उमंग को जाकर बताऊंगी। भाभी तो फ़ौरन अंजलि दीदी को रोकने लगी थी कि ऐसा कैसे तुम जा सकती हो, तुम्हारा तो सामान हम वापस लेकर आ गए हैं, यहाँ पर तुम्हें क्या कमी है जो दोबारा तुम उस नर्क में जाना चाहती हो। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अंजलि दीदी की ज़िंदगी यहाँ पर नर्क बन चुकी थी। वहाँ पर तो जैसे भी था वो अपना घर बसा ही रही थी, मगर जो कुछ यहाँ पर भाभीयों ने मीठी छुरी बनकर किया था, शायद ही वहाँ पर ससुराल में सब कुछ झेलना पड़ता। अंजलि दीदी ने किसी की एक ना सुनी, कहने लगी कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, बस दुआ करिए कि मेरा घर एक मर्तबा फिर से बस जाए और ईश्वर मुझे संतान दे दे। भाई इस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कह सका और अब दीदी अपने घर में चली गई। दीदी चली तो गई थी, मगर दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कितनी ही देर उस बंद दरवाजे को देखती रही जहाँ से कुछ देर पहले दीदी गई थी। शाम को भाई आए तो भाभियाँ उन्हें सब कुछ बताने लगी कि अंजलि तो तुम लोगों की इज्जत पर पैर रखकर वापस अपने पति के पास चली गई है। भला बताओ तुम लोगों की कितनी बेइज्जती की थी उस उमंग ने, मगर इसके बावजूद भाइयों की इज्जत रौंद कर अपने पति के पास चली गई। ये सुनकर भाई भी गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे अब आधी रात को वो रोती पीटती हमारे घर आई तो हम उसे वापस उस उमंग के पास भेज देंगे। जब उसे भाइयों का मान नहीं तो हम क्यों उसके भरम उठाते फिरे। रात के 12 बजे भाई के मोबाइल पर एक फ़ोन आया, जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। मेरी दीदी इस दुनिया से जा चुकी थी। ये खबर हम पर बिजली बनकर टूटी थी। आज कुछ देर पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक थी, अब वो कैसे अचानक से। भाई तो आग बबूला हो चुके थे। कहने लगे कि हो ना हो उमंग ने ही उसे मारा है।
मम्मी तो बेहोश होकर गिर चुकी थी। भाभियाँ अलग रो रही थी। हम सब लोग दीदी के घर पहुँचे तो वो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। उमंग अलग बैठा था। मेरे भाई तो उसे मारने लगे, मगर अगले ही पल वो खुद को छुड़ाते हुए कहने लगा, जो होना था वो हो गया। मैंने तुम लोगों की बहन को हाथ तक नहीं लगाया। और रही बात औलाद होने की, तो वो दरअसल ये नहीं बल्कि मैं बांझ था। मैं बाप बनने की सलाहियत ही नहीं रखता था, मगर लोगों में अपनी इज्जत रखने के लिए मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बांझ है। आज ये आकर कह रही है कि ये माँ बनने वाली है, तो भला मैं इस बात पर कैसे यकीन कर सकता था? क्या खबर ये किसका बच्चा है? ये सुनकर तो हम अलग ही दो राहे पर आकर खड़े हो चुके थे। मेरी बहन की डेड बॉडी पड़ी थी और लोग सौ बातें कर रहे थे। मम्मी की तो हालत ख़राब हो रही थी। दीदी का अंतिम संस्कार होने जा रहा था तो भाइयों ने रोक दिया। कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, हम अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाएंगे कि आखिर उसे क्या बीमारी थी। इस बात पर ख़ानदान में अलग शोर उठा के डेड बॉडी की बेइज्जती नहीं करते, मगर भाई ना माने। जब बहन का पोस्टमार्टम हुआ तो जो खबर सामने आई वो तो हमारे होश उड़ा चुकी थी। दीदी की पेट में सूजन का गोला था, जो कि वक्त के साथ साथ फूलता चला जा रहा था, और दीदी ने समझा कि शायद वो माँ बनने वाली है। और अब वो गोला उनके पेट में फट चुका था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मगर अब क्या हो सकता था? दीदी तो पल पल मरते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका पति अलग रोता हुआ एक तरफ बैठ चुका था। भाभियाँ अलग सर पकड़े बैठी थी। हर कोई कह रहा था कि काश हमने उस मासूम के साथ ऐसा ना किया होता, उसका ख्याल रखा होता, वो इतनी अच्छी थी। मगर मेरी दीदी तो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया था, मगर शायद उनकी आजमाइश थी। उनके जाने के बाद अब सबको उनकी कद्र हो रही थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।